क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग आपकी सोच, भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि डार्क साइकोलॉजी क्या है, इसके खतरनाक पहलू कौन-कौन से हैं और इससे खुद को कैसे बचाया जा सकता है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डार्क साइकोलॉजी की, एक ऐसा रहस्यमय और खतरनाक मनोवैज्ञानिक क्षेत्र जिसमें मैनिपुलेशन, माइंड कंट्रोल, गैसलाइटिंग, नार्सिसिज्म और इमोशनल अब्यूज जैसी तकनीकों को उजागर किया गया है। इस वीडियो में जानिए डार्क साइकोलॉजी क्या है, माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉश में अंतर, नार्सिसिस्ट और इमोशनल मैनिपुलेटर्स को कैसे पहचानें, खुद की सुरक्षा कैसे करें, कौन लोग करते हैं मानसिक शोषण, और बहुत कुछ। अगर आप भी खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो यह वीडियो जरूर देखें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कैसे बनाएं अपने मन को इतना मजबूत कि कोई आपको कंट्रोल न कर सके। सब्सक्राइब करें ऐसे ही मानसिक और आत्मरक्षा से जुड़े ज्ञान के लिए। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। सोशल इंटेलिजेंस मास्टरी डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स। डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स नाम की यह हमें मनोविज्ञान के उस पक्ष से परिचित कराती है जिसे आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है या छिपा दिया जाता है। हम अक्सर मनोविज्ञान को एक सकारात्मक और सहायक विषय के रूप में देखते हैं जिसका उपयोग मानव व्यवहार को समझने, समस्याओं को हल करने और जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन यह उस छिपे हुए, अंधेरे और शोषणकारी पहलू को उजागर करती है जिसे डार्क साइकोलॉजी कहा जाता है। क्या है डार्क साइकोलॉजी? डार्क साइकोलॉजी उस प्रक्रिया और तकनीकों का समूह है जिनका इस्तेमाल कुछ लोग दूसरों को धोखे, भय, नियंत्रण, भ्रम और भावनात्मक शोषण के माध्यम से प्रभावित करने के लिए करते हैं। इसमें कई मानसिक चालें, हेरफेर की तकनीकें और भावनात्मक रणनीतियां शामिल होती हैं। यह तकनीकें आमतौर पर इस तरह की परिस्थितियों में इस्तेमाल की जाती हैं। किसी को अपनी मर्जी से काम करवाने के लिए, किसी का आत्मविश्वास कमजोर करने के लिए, मानसिक नियंत्रण और विचारधारा बदलने के लिए, रिश्तों में अधिकार जमाने और लोगों को अपने अनुसार ढालने के लिए। का उद्देश्य? इसका मुख्य उद्देश्य पाठकों को यह समझाना है कि हर किसी के आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो चालाकी से सोचने, बोलने और व्यवहार करने में माहिर होते हैं। वे हमारे विचारों को बिना बताए बदल सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी को पहचानना और समझना जरूरी है ताकि हम भावनात्मक रूप से ठगे न जाएं या किसी के मानसिक नियंत्रण में न आ जाएं। 3. खुद की रक्षा कैसे करें? यह सिर्फ खतरे बताने के लिए नहीं है, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे हम अपने मन, सोच और आत्मसम्मान की सुरक्षा कर सकते हैं। क्यों यह विषय महत्वपूर्ण है? आज की दुनिया में, जहां हर किसी के पास डिजिटल साधन हैं, लोगों को प्रभावित करना और भी आसान हो गया है। सोशल मीडिया, विज्ञापन, रिश्ते, राजनीति और यहां तक कि दोस्ती और परिवार में भी मानसिक नियंत्रण की तकनीकें प्रयोग की जा सकती हैं। बहुत बार लोग यह तक नहीं समझ पाते कि वे किसी के मानसिक खेल का शिकार हो रहे हैं। यह प्रस्तावना हमें एक चेतावनी देती है कि ज्ञान केवल अच्छे कामों के लिए नहीं होता। जैसे चाकू से फल भी काटा जा सकता है और किसी को चोट भी दी जा सकती है, वैसे ही मनोविज्ञान का उपयोग भी 2 दिशाओं में किया जा सकता है। इसका उद्देश्य यही है कि आप इस दूसरी दिशा को समझें, उसे पहचानें और खुद को इसके प्रभाव से सुरक्षित रखें। अध्याय 1, मनोविज्ञान की परिभाषा। डिफाइनिंग साइकोलॉजी। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो मनुष्य के मस्तिष्क, ब्रेन, मानसिक प्रक्रियाओं, मेंटल प्रोसेसेस, व्यवहार, बिहेवियर और भावनाओं, इमोशंस को समझने का प्रयास करता है। यह सिर्फ पढ़ाई या किताबों तक सीमित नहीं है, यह हमारी दैनिक जिंदगी, रिश्तों, निर्णयों और सोचने के तरीके में भी गहराई से मौजूद रहता है। मनोविज्ञान शब्द का मूल साइको का अर्थ है मन और लोगी का अर्थ है अध्ययन या ज्ञान। इस प्रकार साइकोलॉजी मन का अध्ययन। मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र। मनोविज्ञान केवल एक दिशा में काम नहीं करता, यह कई भागों में विभाजित होता है। 1. संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। यह समझने की कोशिश करता है कि हम कैसे सोचते हैं, याद कैसे रखते हैं, निर्णय कैसे लेते हैं और समस्याओं को कैसे हल करते हैं।
2. व्यवहारिक मनोविज्ञान, बिहेवियरल साइकोलॉजी। इसमें यह देखा जाता है कि परिस्थितियां और पर्यावरण हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। 3. भावनात्मक मनोविज्ञान, इमोशनल साइकोलॉजी। यह विश्लेषण करता है कि भावनाएं कैसे जन्म लेती हैं, वे हमारे शरीर और दिमाग पर क्या प्रभाव डालती हैं और हम उन्हें कैसे व्यक्त करते हैं। 4. विकासात्मक मनोविज्ञान, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। यह अध्ययन करता है कि एक व्यक्ति का विकास बचपन से बुढ़ापे तक कैसे होता है, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से। 5. अपराध मनोविज्ञान, क्रिमिनल और फोरेंसिक साइकोलॉजी। यह बताता है कि अपराधी कैसे सोचते हैं और कैसे उनके मानसिक लक्षण उन्हें अपराध की ओर ले जाते हैं। 6. डार्क साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी। यह वही पक्ष है जिस पर यह केंद्रित है, यानी जब व्यक्ति दूसरों को धोखा, प्रभाव और नियंत्रण के उद्देश्य से मनोविज्ञान का दुरुपयोग करता है। मनोविज्ञान का उपयोग। मनोविज्ञान का उपयोग कई क्षेत्रों में होता है, जैसे शिक्षा, बच्चों की समझने और सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए। स्वास्थ्य, मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता जैसी समस्याओं का इलाज करने के लिए। व्यवसाय, उपभोक्ता व्यवहार समझने और मार्केटिंग रणनीतियां बनाने के लिए। रिश्ते, संबंधों को बेहतर बनाने और संचार कौशल सुधारने के लिए। न्याय व्यवस्था, अपराध की मानसिकता को समझने और न्याय देने में मदद के लिए। क्यों जरूरी है मनोविज्ञान को समझना? एक, खुद को जानने के लिए हम क्यों खुश होते हैं, गुस्सा करते हैं या दुखी होते हैं, ये जानना जीवन को आसान बनाता है। 2. दूसरों को समझने के लिए जब हम दूसरों की मानसिक स्थिति को समझते हैं तो हम बेहतर संवाद और संबंध बना सकते हैं। 3. अपने निर्णयों को बेहतर बनाने के लिए हमारी सोच में कई बार भ्रम होते हैं, जिनका पता लगाकर हम जीवन के निर्णय सही ले सकते हैं। 4. डार्क साइकोलॉजी से बचने के लिए जब हम मनोविज्ञान को समझते हैं तो हम पहचान सकते हैं कि कोई हमें मानसिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है या नहीं। निष्कर्ष। मनोविज्ञान केवल किताबों की चीज नहीं है, यह हमारी सोच, निर्णय, भावनाओं और व्यवहार के हर पहलू को प्रभावित करता है। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि मनोविज्ञान एक शक्तिशाली विज्ञान है और यह शक्ति किसी के जीवन को बेहतर भी बना सकती है या गलत हाथों में पड़कर उसे नुकसान भी पहुंचा सकती है। अध्याय 2, व्यक्तित्व का अंधेरा पक्ष, डार्क साइड ऑफ पर्सनालिटी। हर व्यक्ति के भीतर छिपे कई चेहरे होते हैं। हम सभी में 2 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, एक उजली, सकारात्मक और एक छिपी हुई, अंधेरी, नकारात्मक। जब हम समाज के सामने होते हैं तो हम अपना सामाजिक रूप यानी विनम्रता, सहानुभूति और अच्छा व्यवहार दिखाते हैं। लेकिन जब कोई हमें चुनौती देता है, धोखा देता है या हमारे स्वार्थ को चोट पहुंचाता है तो हमारे व्यक्तित्व के छिपे हुए या अंधेरे हिस्से सामने आ सकते हैं। यह अंधेरा पक्ष हमेशा बुरा नहीं होता या आत्मसंरक्षण के लिए भी जरूरी हो सकता है, लेकिन कभी-कभी यह दूसरों को प्रभावित करने, नियंत्रण में लेने या भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाने का माध्यम भी बन सकता है। यह अंधेरा पक्ष कब और कैसे प्रकट होता है? जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए झूठ बोलता है, सच्चाई छिपाता है या दूसरों की भावनाओं से खेलता है। जब कोई दबाव बनाकर, डर दिखाकर या गिल्ट, अपराधबोध का उपयोग कर दूसरों से काम निकलवाता है। जब कोई बिना सामने आए चुपचाप किसी को मानसिक रूप से तोड़ता है या उसकी स्वतंत्रता को धीरे धीरे खत्म करता है। इस अध्याय में बताया गया है कि यह अंधेरा पक्ष सिर्फ अपराधियों या समाज विरोधी लोगों में ही नहीं होता, बल्कि आम इंसानों में भी होता है, जो सामान्य जीवन में दिखता नहीं है लेकिन जरूरत पड़ने पर सक्रिय हो सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य, डार्क साइकोलॉजी क्या है? डार्क साइकोलॉजी मनोविज्ञान का वह हिस्सा है जहां इंसान दूसरों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने, धोखा देने या नियंत्रित करने के लिए मानसिक तकनीकों का प्रयोग करता है। यह एक रणनीतिक मानसिक शस्त्र की तरह होता है जो दिखता नहीं है लेकिन असर करता है। डार्क साइकोलॉजी में शामिल प्रमुख तत्व: 1. मैनिपुलेशन, सामने वाले को इस तरह प्रभावित करना कि वह खुद निर्णय ले रहा लगे, जबकि असल में उसे मानसिक रूप से मजबूर किया गया हो। 2. गैसलाइटिंग, किसी व्यक्ति को उसकी सोच और स्मृति पर शक करवाना ताकि वह खुद को गलत और कमजोर महसूस करे। 3. ब्रेनवॉशिंग, लगातार प्रभाव डालकर व्यक्ति की सोच,
विश्वास और निर्णय शक्ति को पूरी तरह बदल देना। 4 डर और धमकी, फियर एंड इंटिमिडेशन, सामने वाले को भय दिखाकर नियंत्रण में लेना। 5 अपराधबोध, गिल्ट ट्रिपिंग, किसी को इस हद तक दोषी महसूस कराना कि वह अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करने को तैयार हो जाए। डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग कहाँ होता है? रिश्तों में, जब एक साथी दूसरे को अपने नियंत्रण में रखने के लिए भावनात्मक हथियारों का इस्तेमाल करता है। कामकाज में, जब कोई बॉस या सहकर्मी दूसरों को दबाकर काम करवाता है। राजनीति और प्रचार में, जब जनभावनाओं को उकसाकर लोगों की सोच को अपने पक्ष में मोड़ा जाता है। धार्मिक या सांप्रदायिक नियंत्रण में, जहां लोग सच्चाई के नाम पर मानसिक गुलामी की स्थिति में पहुंच जाते हैं। क्यों जरूरी है इसे समझना? अगर हम अपने और दूसरों के व्यक्तित्व के अंधेरे पक्ष को नहीं समझेंगे, तो हम जाने अनजाने उन मानसिक खेलों का शिकार हो सकते हैं जो हमारी आत्मा, आत्मसम्मान और निर्णय क्षमता को प्रभावित करते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य है आपको चेतावनी देना कि ऐसे व्यवहार किस तरह दिखते हैं, आपकी जागरूकता बढ़ाना ताकि आप दूसरों के मानसिक प्रभाव से खुद को बचा सकें। खुद के भीतर भी अगर ऐसे झुकाव हों, तो उन्हें नियंत्रित और समझा जा सके। निष्कर्ष: व्यक्तित्व का अंधेरा पक्ष मानव स्वभाव का ही हिस्सा है, लेकिन इसका ज्ञान और जागरूकता हमें इसे पहचानने, समझने और उससे निपटने में सक्षम बनाता है। यह अध्याय यह स्पष्ट करता है कि डार्क साइकोलॉजी एक अदृश्य शक्ति है और इसे समझना मानसिक सुरक्षा की दिशा में पहला कदम है। अध्याय 3: व्यक्तित्व की गहराई, द डेप्थ ऑफ पर्सनालिटी। यह अध्याय हमें मनुष्य के व्यक्तित्व की उन परतों तक ले जाता है जो सामान्य जीवन में दिखाई नहीं देती, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं या व्यक्ति को अवसर मिलता है, तब ये परतें उभरकर सामने आती हैं। हर इंसान का व्यक्तित्व कई स्तरों पर काम करता है, कुछ बाहरी जैसे बोलचाल, पहनावा, सामाजिक व्यवहार, और कुछ अंदरूनी जैसे छुपी इच्छाएं, डर, गुस्सा, नियंत्रण की प्रवृत्ति। यह अध्याय ऐसे 2 उदाहरणों से इन छुपे हुए पक्षों को उजागर करता है, आई प्रेडेटर और नेक्रोफीलिया। आई प्रेडेटर, इंटरनेट के शिकारी। आई प्रेडेटर शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों का दुरुपयोग करके दूसरों को मानसिक, भावनात्मक या सामाजिक हानि पहुंचाते हैं। ये लोग कौन हो सकते हैं? साइबर बुली, जो ऑनलाइन दूसरों को डराते या अपमानित करते हैं। धोखेबाज, जो ऑनलाइन नकली पहचान बनाकर लोगों को फंसाते हैं। इंटरनेट स्टॉकर, जो किसी की ऑनलाइन गतिविधियों को चुपचाप ट्रैक करते हैं। साइबर अपराधी, जो संवेदनशील जानकारी चुराते हैं या ब्लैकमेल करते हैं। उनकी मानसिकता कैसी होती है? दूसरों पर नियंत्रण पाने की इच्छा, बिना सामने आए दूसरों को नुकसान देने की प्रवृत्ति, अपराधबोध की कमी, इन्हें अपने किए पर शर्म या पछतावा नहीं होता। तकनीकी ज्ञान का दुरुपयोग जैसे सोशल मीडिया, हैकिंग, फेक प्रोफाइल बनाना आदि। उदाहरण: किसी किशोर को फेक प्रोफाइल के जरिए फंसाना और फिर ब्लैकमेल करना। किसी कर्मचारी की ऑनलाइन छवि को बदनाम करना। किसी के मानसिक स्वास्थ्य को जानबूझकर प्रभावित करना, जैसे बार-बार आपत्तिजनक संदेश भेजना। नेक्रोफीलिया, एक मानसिक विकृति। नेक्रोफीलिया एक अत्यंत दुर्लभ लेकिन गंभीर मानसिक विकार, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति को मृत शरीरों या निर्जीव वस्तुओं के प्रति आकर्षण महसूस होता है। इसका संबंध सीधे विकृत इच्छाओं, गहरी असामान्य मानसिकता और अतीत में हुए भावनात्मक या यौन शोषण से हो सकता है। ध्यान दें, यह विषय संवेदनशील है और केवल मानसिक स्वास्थ्य और अपराध मनोविज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। मानसिक लक्षण: भावनाओं से अलगाव, वास्तविक और अवास्तविक दुनिया के बीच अंतर मिट जाना, प्रेम, संबंध या यौन इच्छाओं का अस्वस्थ रूप, सामान्य सामाजिक संबंधों में कठिनाई, इससे संबंधित खतरे, व्यक्ति का वास्तविक जीवन से दूरी बना लेना, अपराधों की ओर झुकाव, कुछ केसों में समाज से कटाव और आक्रामक व्यवहार। इस अध्याय के माध्यम से यह समझाया गया है कि व्यक्ति के व्यवहार को केवल उसकी बाहरी छवि से समझना काफी नहीं होता। बहुत बार उसके भीतर गहरे दबे मानसिक पहलू, अनुभव और असंतुलन ऐसे व्यवहार को जन्म देते हैं जो समाज और व्यक्ति दोनों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। आई प्रेडेटर हमें डिजिटल युग के मानसिक अपराधों के प्रति जागरूक करता है।
नेक्रोफीलिया हमें यह समझने में मदद करता है कि कुछ मानसिक विकृतियां क्यों और कैसे जन्म लेती हैं। निष्कर्ष: व्यक्तित्व की गहराई में जाकर हम यह जान पाते हैं कि मानव मन कितना जटिल और कई बार खतरनाक भी हो सकता है। इस अध्याय का मकसद डराना नहीं है, बल्कि जागरूकता बढ़ाना है, ताकि हम अपने आसपास के लोगों और व्यवहारों को समझ सकें और समय रहते खुद की और दूसरों की मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। अध्याय 4: नियंत्रित करने वाले लोगों का मन। इनसाइड द माइंड्स ऑफ कंट्रोलिंग पीपल। इस अध्याय में उन लोगों के मानसिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो रिश्तों में और सामाजिक संबंधों में हमेशा नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करते हैं। ये लोग न केवल अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं, बल्कि अक्सर अपने चारों ओर का माहौल भी अपने अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं। नीचे इस विषय के मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझाया गया है। रिश्तों में नियंत्रण का प्रयास। एक सहज ढंग से दिखावटी नियंत्रण। ऐसे लोग अपने संबंधों में अक्सर अपने विचारों, निर्णयों और कार्यों को दूसरों पर थोपते हैं। वे अपनी बातों और फैसलों को सर्वोपरि मानते हैं और साथी की भावनाओं तथा व्यक्तिगत पसंद का ध्यान नहीं रखते। 2. स्वयं के लाभ के लिए दूसरों का उपयोग। नियंत्रित करने वाले लोग यह मानते हैं कि उनके आसपास के लोग केवल उनके काम आने के लिए होते हैं। वे किसी भी रिश्ते को तभी मानते हैं जब उससे उन्हें आर्थिक, सामाजिक या व्यक्तिगत लाभ हो। 3. आत्ममुग्धता। इन व्यक्तियों में अक्सर अत्यधिक आत्मप्रशंसा देखने को मिलती है। वे अपने आप को सबसे श्रेष्ठ और अनन्य समझते हैं, जिससे उनके अंदर कतरना भाव, इगोसेंट्रिसिज्म की भावना भर जाती है। इससे वे किसी भी आलोचना या दूसरे के सुझाव को अनदेखा कर देते हैं। नार्सिसिस्ट्स के प्रकार। नार्सिसिज्म एक ऐसी मानसिक प्रवृत्ति है जिसके तहत व्यक्ति आत्मकेंद्रित हो जाता है। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के व्यवहार देखे जा सकते हैं। अत्यधिक आत्मकेंद्रित व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति अपने विचार, इच्छाएं और जरूरतें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। वे दूसरों की भावनाओं या जरूरतों को कम समझते हैं और हर स्थिति में अपनी ही प्राथमिकता रखते हैं। दिखावे पर केंद्रित व्यक्ति। ये लोग बाहरी दिखावे, शोहरत और प्रतिष्ठा पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इनके लिए सामाजिक मान्यता और प्रशंसा बहुत महत्वपूर्ण होती है। अक्सर ऐसे व्यक्ति दूसरों के सामने अपनी सफलता और श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हैं, चाहे उसके लिए वह किसी का अपमान करें या उपयोगी संबंधों को तोड़े। सहानुभूति की कमी वाले व्यक्ति। ऐसे लोग दूसरों के दृष्टिकोण या भावनाओं को समझने में असमर्थ होते हैं। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि उनका व्यवहार किसी दूसरे के लिए कितनी चोट पहुंचा सकता है। इस कारण वे अपने स्वार्थ के लिए बिना किसी संकोच के दूसरों का शोषण कर लेते हैं। कठिन व्यवहार वाले लोग। एक भावनात्मक थकावट का कारण। ऐसे व्यक्ति हमेशा टकराव की स्थिति पैदा करते हैं। वे निरंतर विवाद, तकरार और असहमति का माहौल बनाते हैं, जिससे उनके आसपास के लोग मानसिक रूप से थक जाते हैं। उनके व्यवहार में अक्सर असमंजस, कट्टरता और अनियंत्रित क्रोध झलकता है। 2. अस्थिरता और अनिश्चितता। कठिन व्यवहार वाले लोग स्वभाव से अस्थिर होते हैं। उनके मूड में अचानक बदलाव आते हैं और वे बिना किसी चेतावनी के कठोर या आक्रामक हो सकते हैं। इस अस्थिरता की वजह से उनके साथ समय बिताना मानसिक रूप से थकाऊ हो जाता है। 3. अत्यधिक आलोचना और दोषारोपण। इन व्यक्तियों में अक्सर दोषारोपण करने की प्रवृत्ति होती है। वे अक्सर दूसरों की गलतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि खुद की कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे संबंधों में निराशा और संघर्ष बढ़ जाता है। निष्कर्ष: यह अध्याय स्पष्ट रूप से बताता है कि नियंत्रित करने वाले लोग अपने व्यक्तित्व में निहित अंधेरे पहलुओं के कारण सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में कितनी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। नार्सिसिज्म से ग्रसित लोग अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, जिससे वे दूसरों का उपयोग और शोषण कर लेते हैं। कठिन व्यवहार वाले लोग लगातार संघर्ष, विवाद और मानसिक थकावट का कारण बनते हैं, जिससे समाज में तनाव की स्थिति पैदा होती है। इन बातों का ज्ञान होना न केवल हमारे व्यक्तिगत संबंधों में, बल्कि सामाजिक जीवन में भी हमारी समझ और रक्षा करने में सहायक हो सकता है। यदि हम ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर लें, तो समय रहते उचित कदम उठाना संभव हो सकेगा। अध्याय 5: मस्तिष्क पर नियंत्रण, माइंड कंट्रोल।
यह अध्याय हमारे दिमाग पर नियंत्रण यानी माइंड कंट्रोल की गहराई से व्याख्या करता है, कैसे कुछ लोग या संस्थाएं हमारे सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती हैं और हमें इस तरह से ढालती हैं कि हम स्वयं की मर्जी से नहीं, बल्कि दूसरे के निर्देशों से सोचने लगते हैं। एक मस्तिष्क नियंत्रण का वास्तविक जीवन में उपयोग। माइंड कंट्रोल कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति के विचारों, निर्णयों और व्यवहार को धीरे धीरे और रणनीति के साथ बदला जाता है। इसमें संवाद, वातावरण, भावना और डर का ऐसा प्रयोग किया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति यह महसूस ही नहीं कर पाता कि वह किसी और की सोच के अनुसार जीने लगा है। उदाहरण: विज्ञापन कंपनियां बार बार एक ही विचार को दोहराकर आपको एक उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करती हैं। कोई करीबी व्यक्ति या साथी आपको बार बार यह जताता है कि आप गलत सोचते हैं, जिससे आपकी आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। राजनेता या संगठन बड़े स्तर पर किसी विचारधारा को स्थापित करने के लिए प्रचार और भावनात्मक भाषा का उपयोग करते हैं। 2. ब्रेन वॉश और माइंड कंट्रोल का अंतर। ब्रेन वॉश, ब्रेन वॉशिंग, यह एक तेज और जबरदस्ती की प्रक्रिया होती है। इसमें व्यक्ति की पुरानी सोच को पूरी तरह तोड़ दिया जाता है, जैसे कि वे गलत थे या धोखे में थे। इसे करने वाले व्यक्ति या संस्था यह सुनिश्चित करते हैं कि सामने वाले की पहचान और सोचने की शक्ति खत्म हो जाए। इसका उपयोग अक्सर अत्याचारी संप्रदायों, कट्टरपंथी संगठनों या युद्धबंदियों पर किया जाता है। माइंड कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, यह एक धीमी, छिपी और रणनीतिक प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति की सोच को धीरे धीरे, बिना उसे एहसास दिलाए बदला जाता है। व्यक्ति को यह लगता है कि वह खुद निर्णय ले रहा है, लेकिन असल में उसे किसी और दिशा में ढाला जा रहा होता है। 3. मानसिक रूप से कमजोर लोगों पर प्रभाव। हर व्यक्ति की मानसिक शक्ति एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग जल्दी भावुक हो जाते हैं, दूसरों की राय पर बहुत निर्भर होते हैं, ना कहने में असमर्थ होते हैं, स्वयं पर विश्वास नहीं करते। ऐसे लोग माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉश के लिए सबसे आसान लक्ष्य बन जाते हैं। उन्हें यह तक समझ नहीं आता कि वे किसी मानसिक जाल में फंस चुके हैं। 4. संप्रदाय मानसिकता को तोड़ना। कई बार लोग धर्म, आध्यात्म, संगठन, विचारधारा या किसी नेता के प्रति इतनी अंधभक्ति में डूब जाते हैं कि वे खुद की सोचने की क्षमता खो देते हैं। वे हर बात को उस व्यक्ति या संस्था की नज़र से देखने लगते हैं। यह कैसे होता है? बार बार दोहराई गई बातें, भीड़ का असर, डर या स्वर्ग नरक का लालच, अपने आप को चुना हुआ या विशेष समझना। इससे बचने के उपाय: तर्क करना बंद न करें, हर बात पर सवाल पूछें, भीड़ के पीछे नहीं, विवेक के पीछे चलें, स्वयं के अनुभवों को प्राथमिकता दें, स्वतंत्र सोच को बनाए रखें। निष्कर्ष: इस अध्याय का सार यह है कि मस्तिष्क नियंत्रण कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, रिश्तों में, मीडिया में, शिक्षा में, राजनीति में और संगठनों में। यदि हम इसकी प्रक्रिया को नहीं समझेंगे, तो हम भी जाने अनजाने इसका शिकार बन सकते हैं। इसलिए जागरूक रहें, सोचने की स्वतंत्रता बनाए रखें, अपनी मानसिक सीमाओं को पहचानें और उन्हें मजबूत करें। अध्याय 6: धोखे की रणनीतियां, डिसेप्शन टैक्टिक्स। इस अध्याय में बताया गया है कि लोग कैसे दूसरों को भ्रमित कर अपने अनुसार सोचने और व्यवहार करने पर मजबूर करते हैं। यह अध्याय उन तकनीकों और मानसिक चालों को उजागर करता है जिनका उपयोग करके कुछ लोग दूसरों को मानसिक रूप से नियंत्रित करते हैं। विधि 1: प्रभावी नियंत्रण के कौशल। यह तरीका इस बात पर आधारित होता है कि सामने वाले की भावनाओं, सोचने के तरीके और विश्वासों को कैसे तोड़ा या बदला जाए ताकि वह आपकी बातों को सही मानने लगे। उदाहरण: किसी व्यक्ति को यह महसूस कराना कि वह हमेशा गलत है, जबकि सच्चाई यह नहीं होती। सामने वाले की कमजोर भावनाओं का इस्तेमाल करना, जैसे डर, शर्म या अकेलेपन का फायदा उठाना। मुख्य नियंत्रण कौशल: सामने वाले की भावनात्मक जरूरतों को पहचानना और उनका शोषण करना। बातचीत को इस तरह मोड़ना कि दूसरा व्यक्ति खुद को दोषी समझने लगे। दूसरों को यह यकीन दिलाना कि अगर वे आपकी बात नहीं मानेंगे तो नुकसान हो सकता है। विधि 2: अलग अलग तकनीकें।
एक, दोष देना, ब्लेमिंग। किसी भी गलती या स्थिति का जिम्मेदार सामने वाले को ठहराना, भले ही दोष उनका न हो। 2, भावनात्मक दबाव बनाना, इमोशनल प्रेशर। सामने वाले को यह महसूस कराना कि वे अगर कुछ नहीं करेंगे तो कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा या रिश्ते पर असर पड़ेगा। 3, अपराधबोध दिलाना, गिल्ट ट्रिपिंग। किसी को यह महसूस कराना कि उन्होंने आपको या किसी और को निराश किया है, जिससे वे भावनात्मक रूप से टूट जाएं। 4, झूठी कहानियां और भ्रम, फॉल्स नैरेटिव्स। सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करना ताकि व्यक्ति भ्रम में आ जाए और सच्चाई पहचान ही न सके। 5, अस्वीकृति का डर, फियर ऑफ रिजेक्शन। सामने वाले को यह सोचने पर मजबूर करना कि अगर वह आपकी बात नहीं मानेगा तो उसे अकेले छोड़ दिया जाएगा या समाज में ठुकरा दिया जाएगा। निष्कर्ष: धोखे की ये रणनीतियां बहुत ही सूक्ष्म और मानसिक रूप से असरदार होती हैं। इनका उद्देश्य होता है सामने वाले को भ्रमित करना, कमजोर बनाना और फिर उस पर नियंत्रण पाना। इसलिए जरूरी है कि हम इन तकनीकों को पहचानना सीखें और उनसे खुद को सुरक्षित रखें। अध्याय 7, प्रभाव डालने की कला, द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि कैसे कुछ लोग बड़ी चतुराई से दूसरों की सोच, व्यवहार और निर्णयों को बदलने में सक्षम होते हैं, और वह भी बिना जबरदस्ती के। इसे डार्क साइकोलॉजी की सबसे प्रभावशाली तकनीक माना जाता है। अगर आप एक बात को बार बार बोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति उसे सच मानने लगता है, भले ही वह झूठ ही क्यों न हो। इसे ही कहते हैं रेपिटिशन इफेक्ट या इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट। सोच पर प्रभाव डालने के तरीके। एक, बार बार दोहराना, रेपिटिशन। जब कोई विचार, वाक्य या राय बार बार सुनाई देती है तो मस्तिष्क उसे परिचित मानने लगता है। और मनुष्यों की आदत होती है जो परिचित है उसे सच मान लेना। उदाहरण: तुम इस काम के लायक नहीं हो। बार बार बोलने पर व्यक्ति खुद पर शक करने लगता है। ये दुनिया बहुत खतरनाक है, किसी पर भरोसा मत करना। बार बार कहने पर इंसान अलग थलग हो सकता है। 2, फ्रेमिंग, फ्रेमिंग द आइडिया। बात को इस तरह पेश करना कि वह सकारात्मक या सही लगे, भले ही उसका उद्देश्य नकारात्मक हो। उदाहरण: मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, जबकि असल में वह अपने फायदे के लिए कह रहा होता है। हर कोई यही करता है, व्यक्ति सोचने लगता है कि उसे भी ऐसा करना चाहिए। 3, प्रेस्टीज और प्राधिकरण का प्रभाव, अथॉरिटी स्टेटस इन्फ्लुएंस। जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति, जैसे नेता, शिक्षक, गुरु या प्रभावशाली दोस्त, कोई बात कहता है तो लोग बिना जांचे परखे उस पर विश्वास कर लेते हैं। उदाहरण: ये मेरी रिसर्च कहती है, भले ही रिसर्च का कोई आधार न हो। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। भावनात्मक दबाव बनाकर बात मनवाना। 4, समूह मानसिकता का उपयोग, बैंडवैगन इफेक्ट। लोग वही करना पसंद करते हैं जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं। इसका फायदा उठाकर सोच को मोड़ा जा सकता है। उदाहरण: सब यही मानते हैं कि अगर तुम भीड़ से अलग सोचते हो तो गलत हो। 5, भावनात्मक कंडीशनिंग, इमोशनल कंडीशनिंग। जब किसी विचार को किसी भावना से जोड़ दिया जाता है, जैसे डर, शर्म, गर्व, तो व्यक्ति उसे तर्क से नहीं, भावना से अपनाने लगता है। उदाहरण: अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे बहुत दुख होगा। भावनात्मक दबाव। जो मेरी बात नहीं मानता वो देशद्रोही है। भावना से भरा आरोप। कैसे कोई व्यक्ति सोच से हटकर दूसरों के अनुसार सोचने लगता है। 1, उसे बार बार एक ही दृष्टिकोण दिखाओ। 2, विरोध करने पर शर्मिंदा करो या संदेह पैदा करो। 3, उसका आत्मविश्वास तोड़ो और नया विश्वास भरोसेमंद बनाकर दो। 4, दूसरों के उदाहरण दो जो पहले से इस सोच को अपना चुके हैं। 5, उसे गुरु, गाइड, विशेषज्ञ जैसे लोगों से जोड़ो जो वही बात कहें। सावधान रहने के संकेत। जब कोई आपकी सोच को बदलने की जल्दी करता है। जब कोई हमेशा खुद को सही साबित करता है और आपकी राय को नीचा दिखाता है। जब कोई व्यक्ति बार बार दोहराकर आपको एक नई सोच स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है। जब आप अपनी ही पहचान, पसंद या सोच पर सवाल उठाने लगते हैं, बिना ठोस कारण के। निष्कर्ष: प्रभाव डालने की कला एक शक्तिशाली मानसिक हथियार है।
यह किसी भी इंसान को उसकी मूल सोच से हटाकर दूसरी दिशा में ले जा सकता है, चाहे वह दिशा अच्छी हो या बुरी। इसका सही उपयोग प्रेरणा और सुधार के लिए हो सकता है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी में इसका उपयोग दूसरों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अध्याय 8, धोखे और पहचान की समझ। एनालाइजिंग द साइकोलॉजी ऑफ मैनिपुलेशन। यह डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार धोखा केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि बड़े सामाजिक, राजनीतिक या वैश्विक स्तर पर भी कार्य करता है, और कैसे व्यक्ति अपनी पहचान को मजबूत रखकर खुद को इस प्रकार के मानसिक प्रभाव से बचा सकता है। एक सामान्य बनाम वैश्विक प्रभाव, लोकल वर्सेस ग्लोबल इन्फ्लुएंस। सामान्य धोखा, लोकल मैनिपुलेशन। यह सीमित व्यक्तियों या समूहों को लक्षित करता है। अक्सर यह पारिवारिक रिश्तों, दोस्ती, ऑफिस में बॉस या सहकर्मी के माध्यम से होता है। जैसे किसी करीबी द्वारा गिल्ट ट्रिप कराकर आपकी भावनाओं का फायदा उठाना। वैश्विक धोखा, मास मैनिपुलेशन और ग्लोबल इन्फ्लुएंस। यह मीडिया, राजनेता, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या बड़ी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। उद्देश्य होता है एक विचारधारा, उत्पाद या मानसिकता को बड़े पैमाने पर लोगों के दिमाग में बैठाना। उदाहरण, फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, सोशल इंजीनियरिंग। 2. पहचान और प्रभाव का संबंध, आइडेंटिटी इन्फ्लुएंस। जब हम किसी की तरह बनना चाहते हैं तो हम उनके नियंत्रण में आने लगते हैं। यह कैसे होता है? इंसान की एक मूलभूत इच्छा होती है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस और समूह में शामिल होने की। जब आप किसी को रोल मॉडल बना लेते हैं तो धीरे धीरे आप उनकी बातों को सत्य, उनके व्यवहार को आदर्श और उनके निर्णयों को दिशा मानने लगते हैं। इस दौरान आप अपनी मौलिक सोच खो सकते हैं। 3. खुद को पहचानना और बचाव करना, सेल्फ अवेयरनेस प्रोटेक्शन। अपने अधिकारों को जानें। हर व्यक्ति को मानसिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई भी आपको मानसिक रूप से गुलाम नहीं बना सकता। दूरी बनाए रखें। किसी भी ऐसे व्यक्ति से दूरी रखें जो आपको दोषी महसूस कराए, हमेशा नियंत्रण में रखे या आपकी पहचान दबा दे। खुद को दोष न दें। अक्सर धोखा देने वाले लोग आपको ही दोषी ठहराते हैं ताकि आप कमजोर महसूस करें। इस जाल में न फंसें। सवाल पूछें। जो बातें आपको अजीब लगें, उनके बारे में सवाल करना शुरू करें। ब्लाइंड ट्रस्ट न करें। समय का सही उपयोग करें। किसी भी मानसिक प्रभाव को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है सोचने के लिए समय लेना। तुरंत प्रतिक्रिया न दें। ना कहना सीखें। सीमाएं, बाउंड्रीज स्पष्ट रखें। यदि कोई आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है तो स्पष्ट रूप से ना कहें। दबाव बनाने वालों का सामना करें। शांतिपूर्ण लेकिन सख्ती से अपनी असहमति जताएं। उनकी हर बात मानना आपकी मजबूरी नहीं है। परिणाम तय करें, सेट कॉन्सिक्वेंसेस। यदि कोई लगातार आपकी भावनाओं या सोच के साथ खेल रहा है तो उसे पहले ही बता दें कि इसके क्या परिणाम होंगे, जैसे रिश्ते में दूरी या संवाद बंद। निष्कर्ष। इस अध्याय का सार यही है कि धोखा केवल दिखने में चालाकी नहीं है या आपकी पहचान को मिटाकर किसी और के नियंत्रण में डालने की एक प्रक्रिया हो सकती है। यदि आप जागरूक, सवाल करने वाले और सीमाएं तय करने वाले हैं तो आप डार्क साइकोलॉजी के इस प्रभाव से बच सकते हैं। अध्याय 9, खुद की सुरक्षा, सेल्फ प्रोटेक्शन। आपकी भावनात्मक सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे उन लोगों से बचा जाए जो हमें भावनात्मक रूप से हानि पहुंचाते हैं, जैसे मानसिक रूप से हेरफेर करने वाले लोग, नार्सिसिस्ट्स, कंट्रोल करने वाले पार्टनर्स या वे लोग जो गिल्ट ट्रिप और गैसलाइटिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। 1. भावनात्मक नुकसान क्या होता है? भावनात्मक नुकसान सिर्फ गाली देना या चिल्लाना नहीं होता, बल्कि जब कोई व्यक्ति आपके आत्मसम्मान को बार बार चोट पहुंचाए, आपको ही दोषी ठहराए, गैसलाइटिंग, आपके निर्णयों को कमजोर करे, आपके जज्बात को नजरअंदाज करे, आपको डर या गिल्ट में जीने को मजबूर करे, तो यह भावनात्मक शोषण, इमोशनल अब्यूज कहलाता है। 2. आत्मसुरक्षा के 3 मूल स्तंभ। 1. आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस।
खुद पर भरोसा करें कि आप अपनी भावनाओं, विचारों और फैसलों में सक्षम हैं। जब आप असुरक्षित महसूस करते हैं, तभी दूसरों को आप पर हावी होने का मौका मिलता है। आत्मविश्वास आपको ना कहने, निर्णय लेने और जरूरत पड़ने पर दूरी बनाने की ताकत देता है। उदाहरण: अगर कोई बार बार कहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो आप शांति से कहें, मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा है। तुम्हारे शब्द मेरी सच्चाई नहीं बदलते। 2. जागरूकता, अवेयरनेस। यह जानना जरूरी है कि सामने वाला किस तकनीक से आपको हानि पहुंचा रहा है, जैसे गैसलाइटिंग आपको भ्रमित करना, गिल्ट ट्रिप आपको जिम्मेदार ठहराकर शर्मिंदा करना, साइलेंट ट्रीटमेंट बोलचाल बंद करके मानसिक दबाव डालना। इन पैटर्न्स को पहचानें और खुद को मानसिक रूप से तैयार रखें। टिप: एक डायरी रखें जिसमें आप ऐसे व्यवहार नोट करें ताकि आप ट्रैक कर सकें कि कौन बार बार आपकी भावनाओं से खेलता है। 3. सीमाएं, बाउंड्रीज। हर व्यक्ति को अपनी भावनात्मक सीमाएं तय करनी चाहिए। इसका मतलब है आपसे कैसे बात की जाए, कौन से विषय आपके लिए निजी हैं, किस हद तक कोई आपके जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है। सीमाएं तय करने के उदाहरण: मैं उस टोन में बात नहीं करना पसंद करती। मैं अब इस विषय पर बात नहीं करना चाहती। अगर तुम मुझसे ऐसे व्यवहार करते हो, तो मुझे दूरी बनानी पड़ेगी। 3. खुद को कैसे सुरक्षित रखें। ना कहने की कला सीखें। जब कोई आपकी सीमाएं लांघता है, तो बिना अपराध बोध के ना कहें। ट्रिगर्स पहचानें। क्या बातें या लोग आपको अंदर से डरा देते हैं या कमजोर महसूस कराते हैं? उन्हें पहचानें और उनसे दूर रहें। सपोर्ट सिस्टम बनाएं। ऐसे लोगों से जुड़े जो आपको इमोशनली सपोर्ट करें, समझें और सम्मान दें। सहानुभूति में न बहें। हानिकारक लोग अक्सर खुद को पीड़ित दिखाकर आपको वापस अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। खुद को दोषी न मानें। किसी और के व्यवहार के लिए खुद को दोष न दें। उनके कर्म उनके हैं, आपके नहीं। निष्कर्ष: खुद की सुरक्षा कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का अभ्यास है। इस अध्याय का मकसद है भावनात्मक शोषण से मुक्त होकर आत्मसम्मान के साथ जीना। जब आप आत्मविश्वास, जागरूकता और सीमाएं स्थापित करना सीख जाते हैं, तब कोई भी व्यक्ति आपको मानसिक रूप से गुलाम नहीं बना सकता। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। डार्क साइकोलॉजी यह स्पष्ट करता है कि मनोविज्ञान, जो आमतौर पर मानव कल्याण, समझ और विकास के लिए उपयोग होता है, उसका कुछ लोग जानबूझकर नकारात्मक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग करते हैं। यह हमें इस अंधेरे पक्ष की झलक देती है जहां व्यक्ति दूसरों के मन, सोच और भावनाओं को नियंत्रित करने, प्रभावित करने या उन्हें धोखा देने के लिए मानसिक रणनीतियां अपनाते हैं। डार्क साइकोलॉजी की मुख्य बातें: 1. मनोविज्ञान का दोहरा चेहरा। जहां एक और मनोविज्ञान का उद्देश्य इंसान की भावनात्मक और मानसिक स्थिति को समझना और बेहतर बनाना है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इन सिद्धांतों का प्रयोग दूसरों को मैनिपुलेट करने में करते हैं। 2. नियंत्रण और प्रभुत्व की लालसा। डार्क साइकोलॉजी में दिखाया गया है कि कुछ लोग रिश्तों, समाज या संस्थानों में दूसरों पर मानसिक नियंत्रण पाने की इच्छा रखते हैं। ये लोग नार्सिसिस्टिक, चालाक और भावनात्मक रूप से हानिकारक होते हैं। 3. मनोवैज्ञानिक तकनीकों का दुरुपयोग। गिल्ट ट्रिपिंग, गैसलाइटिंग, ब्रेनवॉशिंग जैसी रणनीतियां दर्शाती हैं कि कैसे लोग धीरे धीरे दूसरे की सोच को बदलने और आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं। 4. इंटरनेट और पहचान का संकट। आज के डिजिटल युग में प्रेडेटर्स जैसे लोग सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके दूसरों को मानसिक हानि पहुंचा सकते हैं, जिससे पहचान संकट और भावनात्मक अस्थिरता उत्पन्न होती है। 5. स्वयं की रक्षा का महत्व। इसका अंतिम उद्देश्य यह है कि हम इस ज्ञान का सतर्कता के साथ प्रयोग करें, न कि खुद किसी को नियंत्रित करने के लिए, बल्कि खुद को बचाने के लिए। क्या करें ताकि आप डार्क साइकोलॉजी का शिकार न बने? भावनात्मक जागरूकता बढ़ाएं, खुद के भावों को पहचानें और समझें कि कौन आपको मानसिक रूप से प्रभावित कर रहा है। सीमाएं तय करें, स्पष्ट कर दें कि आप कहां तक सहेंगे और कब ना कहेंगे। सवाल पूछें और जवाब मांगें, किसी की बात को बिना सोचे समझे स्वीकार न करें। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें,
कोई भी आपको दोषी महसूस कराने की कोशिश करे तो सतर्क हो जाए। विश्वास के पहले परखें, किसी की मीठी बातों में फंसने से पहले उनके इरादों को समझें। निष्कर्ष: डार्क साइकोलॉजी का अध्ययन सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि जागरूक करने के लिए है। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है ताकि हम सही और गलत के बीच अंतर समझ सकें, लोगों के छिपे इरादों को पहचान सकें और स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी सकें। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं, तो अब वक्त है जागरूक होने का। कमेंट में बताइए, क्या आप कभी गैसलाइटिंग या मानसिक शोषण का शिकार हुए हैं? इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम इस विषय पर और गहराई से जाएं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और याद रखें, ज्ञान ही सुरक्षा है।